3 जून 2013 को मैंने सूर्या फाउंडेशन में अपना कार्य प्रारंभ किया था। झिंझोली से हमारा कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद मैंने सूर्या के बारे में जितना जाना उसको हम सामान्य रूप से अतिशयोक्ति कह सकते हैं, किंतु यथार्थ तभी ज्ञात हो सकता है जब हम उसके साथ जुड़कर कार्य करें। सूर्या फाउंडेशन के संस्थापक माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, अगर कहा जाए यदि वो व्यक्ति हैं तो सूर्या फाउंडेशन उनका व्यक्तित्व है। जो मेरे वरिष्ठ हैं उनसे मैंने सुना है कि उनका बाल्यकाल कितना अधिक पुरुषार्थी और समाज के प्रति समर्पित था। एक समृद्ध परिवार से जुड़े हुए थे, उसके उपरांत भी वो समाज के प्रति, देश के प्रति कितने अधिक डिवोटेड थे, कितना उनका आग्रह रहा करता था। प्रचारक बनने की भी इच्छा थी, लेकिन संघ के ही प्रचारक ने उनको समझाया कि शायद हो सकता है कि तुम गृहस्थ जीवन में जाकर अपने व्यापार को बढ़ाकर समाज की सेवा कर सकते हैं। और जयप्रकाश अग्रवाल जी ने वैसा ही किया। हम उनको प्यार से जेपी सर कहते हैं। तो जेपी सर का जो जीवन है वो एक आदर्श उद्यमी जैसा है। हम जैसे अनेकों युवा, सैकड़ों युवा उनके कार्यों से भी प्रेरणा लेते हैं और उनके जीवन से भी प्रेरणा लेते हैं। जितना समय उन्होंने उद्यमिता को दिया उससे भी अधिक समय उन्होंने सूर्या फाउंडेशन की गतिविधियों को दिया। और आज सूर्या फाउंडेशन पूरे देश के 18 राज्यों के 400 से अधिक गांवों को एडॉप्ट करके वहां पर आदर्श ग्राम योजना, स्वयं सहायता समूह, वैदिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि के रूप कृषि को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कम लागत, कम खर्च की चिकित्सा या आरोग्य प्रदान करने वाली चिकित्सा के रूप में उसको भी बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। साथ ही साथ देश के उन कोनों में जहां पर सामान्यतः जो हमारी मेन, जो मुख्य धारा से जो छूटे हुए हैं, पूर्वोत्तर के सुदूर क्षेत्र हो सकते हैं, गुजरात के क्षेत्र हो सकते हैं, जो हमारे वनवासी बंधु हैं, उनके बीच में कार्य कर रहा है। हम जानते हैं कि एकलव्य सैनिक स्कूल के रूप में गुजरात और सीहोर में कन्या विद्यालय जो है सैनिक स्कूल, वहां पर कार्य कर रहा है। तो सूर्या फाउंडेशन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है वह कार्य हमारे जेपी सर का ही विजन है। और ये थोड़ा सा पैराडॉक्स लग सकता है, विचित्र लग सकता है कि एक उद्यमिता के क्षेत्र में, एक बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति कितने ग्रास रूट पर, कितने धरातल पर जाकर समाज के उन क्षेत्रों में परिवर्तन का सोच सकता है जहां से जीवन की शुरुआत होती है। हम केवल शहरों की या नगरों की हम बात करते हैं, लेकिन जेपी सर का हमेशा से ही आग्रह रहा कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो जीवन है, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से प्रारंभ होकर नगरों में समाप्त होता है, अर्थात नगरों को वह भव्यता प्रदान करता है। उसी के उद्देश्य से झिंझोली में बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग सेंटर जेपी सर ने एस्टेब्लिश किया। हम सबकी भी ट्रेनिंग वहीं हुई, चाहे वहां पर फौजी ट्रेनिंग रही हो, हमारे हेमंत भैया, मुकेश जी भैया उस समय हमारे ट्रेनर्स थे, भारत भैया हमारे ट्रेनर्स थे। और आज प्रसन्नता होती है कि उनके सामने जहां से हम आगे बढ़े उसी संस्थान के बारे में हमें परिचय का अवसर मिल रहा है। जेपी सर को आज विश्व में या कहे कि देश में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर उभरे हैं कि जहां से न जाने कितने लोग प्रेरणा ले सकते हैं। मैंने उनके सचिव के रूप में भी कार्य किया है और मैंने उनका शेड्यूल भी देखा है। जब हम कई बार बिजनेस शेड्यूल की बात करते हैं कि सभी के जीवन में जो है 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनका सही से सदुपयोग कैसे करना है, एक एक मिनट की प्लानिंग और अगले 1 महीने की प्लानिंग, फिर पूरे साल भर की प्लानिंग। जेपी सर का जो टाइम मैनेजमेंट था उन्होंने सीखा, वही चीज उन्होंने सूर्या फाउंडेशन के लोगों को सिखाई, हमें भी सिखाई, हमने भी सीखी, आज हमारे जीवन में काम आ रही है। इसलिए मैंने कहा कि यदि जेपी सर एक व्यक्ति हैं तो सूर्या फाउंडेशन उनका एक व्यक्तित्व है। सूर्या फाउंडेशन के द्वारा किए जाने वाले कार्य वो आधारभूत कार्य हैं जहां से परिवर्तन की शुरुआत होती है। अगर किसी पेड़ को बड़ा करना है तो उसके पत्तों को सुंदर बनाने से बेहतर है कि हम उसकी जड़ों पर कार्य करें। और जेपी सर युवाओं के बीच में जो कार्य, जैसे वो कहते थे, झिंझोली में मैंने एक दृष्टांत सुना है कि लोग मुझसे पूछते थे कि आप झिंझोली में जमीन खरीद रहे हो तो आप क्या करोगे, खेती करोगे? तो बोले हाँ खेती करूंगा। बोले किसकी? बोले युवाओं की खेती करूंगा। जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यदि मुझे 100 युवा ऐसे मिल जाएं कि जिनकी लोहे की हड्डियां और फौलाद के स्नायु हो तो मैं देश बदल सकता हूं। निश्चित रूप से यदि स्वामी विवेकानंद के उस कथन को किसी ने चरितार्थ किया है तो सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से जेपी सर ने उस कथन को चरितार्थ करने का कार्य
सिद्ध करके दिखाया है। और वो सब लोग भी जो जेपी सर के इस स्वप्न को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से, वो सब लोग भी आदरणीय हैं और वंदनीय हैं। यदि पूरे दिन की व्याख्यान माला भी रखी जाए तो सूर्या फाउंडेशन के कार्यों की जो विविधता सामान्यतः लोगों का कार्य होता है कि आपका वर्टिकल क्या है, कि हम तो इस वर्टिकल में काम करते हैं, लेकिन सूर्या फाउंडेशन जहां कम वहां हम वाली बात, कि जहां सूर्या फाउंडेशन को लगता है कि समाज के इस क्षेत्र में कार्य की आवश्यकता है, गांव आदर्श ग्राम के रूप में लगा कि गांव के अंदर लोगों का समन्वय सही से होना चाहिए, तो आदर्श ग्राम के रूप में उसका कार्य कर रहे हैं। जानकारी में यह लगभग ऐसे 35 या 40 गांव हैं जहां पर पिछले 10 या 15 वर्षों में एक भी एफआईआर नहीं हुई। तो आदर्श ग्राम का जो प्रोजेक्ट है वो उसी का परिणाम है। स्वर्ण सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने का कार्य, जो कि भारत की जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी वो एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, और उस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दूध का हुआ करता था, और दूध का पूरा जो मार्केट था वो 18वीं शताब्दी से पहले सब महिलाओं के पास हुआ करता था। तो जब हम बात करते हैं कि पूरे विश्व की जीडीपी में 35% योगदान भारत का था, तो जो प्रोडक्ट्स थे मसालों का, दूध से बने प्रोडक्ट्स का, वो सब महिलाओं के हाथ की अर्थव्यवस्था थी। तो सशक्तिकरण एक अलग विषय है, लेकिन वो तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, बस उनको एक थोड़ा सहयोग मिल जाएगा तो चीजें बढ़ जाएंगी। सूर्या फाउंडेशन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्य कर रहा है। युवाओं के बीच में सामान्यतः नशे की व्यवस्था बढ़ती चली जाती है, कई बार मार्ग से भटक जाते हैं, तो यूथ क्लब के, भारत यूथ क्लब के माध्यम से, पीडीसी के माध्यम से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के जो कैंप अलग अलग गाँव में लगते हैं उनके माध्यम से बढ़ाने का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो आईएनओ है, हम सब जानते हैं कि चिकित्सा कितनी महंगी है, लेकिन नेचुरोपैथी के माध्यम से मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सारे रोगों की यही दवा, इस श्लोक के माध्यम से कि भाई सब लोग अधिक से अधिक प्राकृतिक और उस वातावरण के नजदीक आए तो बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो जो पैसा मेडिकल से बचता है वही पैसा हमारी बचत है, तो निश्चित रूप से वो भी हमारे लिए एक अच्छा बड़ा योगदान है। ऐसे ही अनेकों प्रकार से सूर्या फाउंडेशन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है वो अपने आप में एक अतुलनीय है। देश भर के अंदर 20,000 से अधिक एनजीओ हैं, हमारे पास उनकी डिटेल्स हैं, लेकिन जितने भी जो एनजीओ कार्य कर रहे हैं उसमें सूर्या फाउंडेशन अपना एक विशेष महत्व रखता है, एक अलग महत्व रखता है। और सूर्या भारती की पुस्तकें हम सब जानते हैं कि आजकल की जो सबसे बड़ा जो झगड़ा है वो तो यही है कि बच्चा पहली कक्षा में है और उसके ऊपर 9 किलो, जितना उसका वजन उतनी ही उसके कंधों का वजन। तो कई बार ऐसा लगता है कि उसको विद्यार्थी से अधिक उसको वेट लिफ्टर बनाने की तैयारी चल रही है बचपन से ही, जो कि बस्ते का वजन उतना है। और शिक्षा अर्थात क्या, आचार्य जी यहाँ पर हैं, उनके सामने बोलना अधिक ठीक नहीं कि सा विद्या विमुक्त है, कि विद्या तो वह है जो मुक्त करती है। हमने ऐसी कौन सी शिक्षा प्राप्त कर ली जिसने हमें मुक्त किया? और जिस भारत को आज हम गुणगान करते हैं वो भारत कौन सा 50 साल में खड़ा हुआ है, 100 साल में खड़ा हुआ है? वो तो हजारों साल का भारत है। उस हजारों साल में कौन सी शिक्षा थी कि जिसके कारण से भारत आज भी अपने इतिहास को पूरे विश्व के सामने साहस के साथ लेकर खड़ा हुआ है? तो इसीलिए पुस्तकों का जितना महत्व है उसके महत्व को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन जिस तरह से पुस्तकों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कि आपने 100 पुस्तकें पढ़ ली तो जैसे पता नहीं कौन से आपने पहाड़ खोद ली, लेकिन सूर्या भारती की एक कक्षा एक किताब, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे तो आपको तब भी वही नॉलेज मिल रही है। आपने 50 पुस्तकें पढ़ी हैं तब भी आपको वही नॉलेज मिल रही है, लेकिन आउटकम क्या है? अभी टाइम्स ऑफ इंडिया कल का या परसों का एक आर्टिकल है कि जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं उसमें 29% बेरोजगारी की दर है, और जो अशिक्षित हैं वो उनके अंदर 3% की है। तो विष तो ही निकलता है। खैर एनीवे, आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन बस आपने सूर्या फाउंडेशन के इस परिचय के रूप में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आप सभी यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। दिस पॉलिसी इज एफोर्डेबल। जैसे गांव में उदाहरण है कि टमाटर है लेकिन 200 रुपए किलो है, हम ले ही नहीं पाते। एफोर्डेबल, एक्सेसिबिलिटी, वो ये जो पॉलिसी है ये एफोर्डेबल है। अब टमाटर 200 रुपए किलो नहीं है, 30 रुपए किलो हम ले सकते हैं। एक्सेसिबल, पहुंच है क्या? यस, यह अप्रोच टू द लास्ट है इस पॉलिसी में। फिर अकाउंटेबिलिटी, कि टमाटर आ भी गया है, एफोर्डेबल है, पर अंदर से खराब तो नहीं है। इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? तो इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है डॉक्टर साहब ने। अकाउंटेबिलिटी हो गई, जब ये 3 काम हो गए तो क्वालिटी निश्चित होगी। अगर टमाटर बेचने वाला अकाउंटेबल है, टमाटर एफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, तो क्वालिटी होगी।
और जब ये 4 काम हो जाएंगे तो इक्विटी आएगी ही। These are the 5 pillars of NEP 2020। ये हम बोलते रहे हैं, उदाहरण देते रहे हैं, लेकिन आज यहां पर इस छोटी सी वर्कशॉप में मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने जो फाउंडेशन बनाई, डॉक्टर व्यास उसका लेसन प्लान बना गई। मैं उसे क्लास में कैसे करता हूं ये बताऊंगा। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो लेसन प्लान बनाया था, अभी इसमें पाठ में देख रहा था कि कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, मेरा घर कितना अच्छा है। नीचे क्या है? नीचे घर ऊपर चौबारा, बाबा जी का कितना द्वारा, ये जो बना हुआ छप्पर है, गैया बछिया का वह घर है। इस छोटी सी पुस्तक में जो बात कही है, इसमें 5 बातें आ गई। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जब वो बच्चा देखता है कि ये जो छप्पर बना है, इट इज नॉट मियरली स्टफ, इट इज द बॉन्डिंग ऑफ गौ माता, कि हमने गौ माता के लिए भी घर दिया है। तो इससे क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपेरिमेंट क्या है कि बड़ा द्वार कैसे बनता है, इसमें एक और चीज है, बड़ा इसका सुंदर बड़ा आंगन है। बड़ा आंगन है तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा। अब फ्लैट्स बना लिए हैं, श्वास नहीं मिलती, गैस चैम्बर में रहते हैं, AQI हमेशा पुअर रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब की कविता में AQI कभी पुअर नहीं हो सकता है। एक्सपेरिमेंट इस कविता में तो पहला काम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, और जिसकी चर्चा हो रही है आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। पूरा सारा जो महत्व बताया था उन्होंने, डॉक्टर व्यास जी ने, हाउ टू इंटीग्रेट मैथ्स इन हिंदी, हाउ टू इंटीग्रेट फिजिक्स इन हिस्ट्री, हाउ टू इंटीग्रेट हिस्ट्री इन केमिस्ट्री। अब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी पढ़ा रहे हैं, पर हम नॉर्मल नहीं हैं। ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स का अंतर नहीं बता रहे हैं, तो कहां पर वजन 0 है। रोज बोलते रहते हैं मास और वेट, लेकिन अब की बार डॉक्टर साहब ने कह दिया, यू हैव नॉट टू वेट, यू हैव टू ट्रेट टू क्लियर इट। दिस इज NEP 2020। तो इसमें 5 काम हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और आर्ट इंटीग्रेशन। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज पोटेंशियल, ही इज द मास्टर ऑफ वन आर्ट, जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो आर्ट को कैसे इंटीग्रेट किया जाए एजुकेशन में। चौथा पॉइंट है आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आर्ट इंटीग्रेशन, ईच एंड एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट हैज हिज और हर आर्ट, इट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन। ये मुख्य बात है। और चौथी बात है, बड़ी कठिन है, हाउ टू आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब चीजों को कैसे इंटीग्रेट करें, जैसे कि मैं उनको फिर से प्रणाम करता हूं, वो चली गई इतने कम समय में। शी इज द ग्रेट लर्नर। हम नहीं ये कर पाए, हमें पता ही नहीं था हमें करना क्या है। वो तो मेरा अच्छा हुआ मुझे सबसे बाद में रखा है, तो सब लोगों को सुन के मैं अपना काम चला रहा हूं। मेरा कोई लेसन नहीं था, ना लेसन प्लान था, तो मैंने ये अच्छा हो गया। तो उन्होंने हाउ शी हैज इंटीग्रेटेड ऑल द एरियाज। जो भारत का नक्शा है ना, वो केवल नक्शा नहीं है, उसमें उन्होंने NEP के 5 पॉइंट्स कितने कम समय में हम लोगों को बता दिए। न कोई घात है न प्रतिघात है। क्या अजीब बात है डॉक्टर व्यास की, अजीब बात है। जो उसमें गैप रह गया, हाँ, वो छोड़ दिया ना। अब क्या है, अंतिम बात जो है वो है म्यूजिक इंटीग्रेशन PET। तो आप सभी लोग बैठे हैं बहुत देर से, एक बार सांस लेते हुए हाथ ऊपर करिए, एक पूरे खींचिए, जब तक मैं न कहूं तब तक नीचे मत लाइए, सांस रोकिए, हाथ नीचे। अब मैं 1 पर नॉर्मल सांस लीजिए, 2 पर सांस को लॉक करिए, और जब तक मैं 40 न बोलूं तब तक उसको रिलीज नहीं करना है सांस को। चलिए नॉर्मल सांस लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल। अब मैं 1 बोलूंगा तो लॉन्ग ब्रेथ, 1 पूरा गहरा सांस, लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 27 28 29 30 31 32 33 34 35
39, 40। अब इसमें कुछ लोगों ने चीटिंग की, जिन्होंने सांस रिलीज नहीं की है, दे वर जस्ट लाइक एज स्टैच्यू। क्या हम क्लास में नहीं करा सकते 40 तक सांस रोकना? इफ यू हैव अ लॉन्ग ब्रेथ, यू विल बी स्ट्रेस फ्री फॉर एन आवर। अगर आप एक लंबी सांस लेते हैं तो आप 1 घंटे खुश रहते हैं। इफ यू हैव अ लॉन्ग ब्रेथ, you will be happy for an hour. If you share your lunch, you will be happy for a day. If you go on a picnic, you will be happy for a month. If you get married, you will be happy for a year. क्योंकि शादी का मामला 1 ही साल खुशी होती, फिर गड़बड़ है। अंतिम बात कहते हैं, if you want to be happy for the whole life, love your work, love your duty, love your job, लव योर प्रोफेशन। जो अपने काम को प्यार करते हैं वो सारे जीवन खुश रहते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को 2006 में देखा था, बड़ी सिफारिश से गया था इनके पास, ये तो भूल गए। मैं प्रणाम करके आया, तब इन्होंने ये पुस्तक मुझे भेंट की थी। मैंने 12 संस्कार केंद्रों पर पुस्तक चलाई है। आज मैं 20 वर्ष बाद मिला हूं। ही हैज बीन सुपरएनुएटेड इन 1998, बट टुडे ही इज अ यंग पर्सनैलिटी। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करते हैं बिकॉज ही लव हिज वर्क। आज भी डॉक्टर साहब बिल्कुल फिट हैं। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, आपको कभी थकान नहीं होती है। ये जो टायर्ड और फैटिग है, दिस इज द गैप बिटवीन अवर माइंडसेट एंड बॉडी। अब जो इस वर्कशॉप में आए हैं, जो शरीर से यहाँ है और मन से कहीं और हैं, तो 1-2 लोगों को थकान हो रही है कब जाए यहां से, लेकिन जो शरीर और मन से यहाँ है वो कभी नहीं थकते। खिलाड़ी 6 घंटे खेलता है, हंसता हुआ आता है। मजदूर फावड़ा चलाता है, 4 घंटे मुंह लटका के आता है। केवल एक ही अंतर है कि उसके शरीर और मन के बीच में गैप होता है। तो ये जो गैप है, बच्चे के और किताब के बीच का जो गैप है, ये बच्चों को थकाता है। तो कहते हैं मेरा बस्ता भारी है, मेरी कोई नई तैयारी है, मेरा मन थका थका है, मेरा इमोशन अटका अटका है। इसी सारी व्यवस्था में बच्चा भटका भटका है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो बीच का गैप है, इसे खत्म करने का प्रयास कर रही है एसवीओ, और ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। अभी मैंने तुरंत किताब पलट के एक कविता का एग्जाम्पल दिया, उसमें 5 बातें हैं। ये अब करना कैसे है, ये जो गोष्ठी हुई है वो बताती है कि करें कैसे क्लास में। तो एक एक्टिविटी हमने करा दी, ये योग हो गया, ये शारीरिक हो गया। हम इनको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो हमने एक और कविता बनाई है। अभी एक शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश के, परमार जी, तो छोटे बच्चों की वो थी, तो हमने छोटी बात को बड़ी बात कैसे करना ये आचार्य जानता है। तो कविता है, उल्लू मियां क्यों बंद कर दी खिड़कियां, सब और जीवन देखता है पर तू नहीं कुछ सीखता, खाता हमेशा झिड़कियां। तो बच्चे को बना दिया उल्लू मियां। कितनी गलत बात है। हमने शिक्षा मंत्री से कहा, उल्लू मियां आपने बनाए हम सब लोग। ये खिड़कियां जो बंद कर रखी हैं, बियॉन्ड बुकिश नॉलेज आप जाने नहीं देते। सिलेबस इज प्रेस्क्राइब्ड, क्वेश्चन पेपर इज प्रेस्क्राइब्ड, इवेल्युएशन मार्किंग स्कीम इज प्रेस्क्राइब्ड। तो हाउ कैन वी डिस्क्राइब द स्टूडेंट? देयर इज नो स्कोप फॉर डिस्क्रिप्शन जब एवरीवेयर देयर इज प्रेस्क्रिप्शन। तो इस प्रेस्क्रिप्शन को तोड़ने का काम है ये इन पुस्तकों में। इसमें मैंने एक्टिविटीज देखी हैं, वहां बच्चे को कुछ करने के लिए इतना सुंदर प्लान दिया है। वहां बच्चा कहता है, यस आई कैन डू, आई एम पोटेंशियल, आई हैव डन दिस, दिस इज माई अचीवमेंट, एंड दिस अचीवमेंट लीड्स टू द कंटेंटमेंट। और यही कंटेंटमेंट है सा विद्याया विमुक्तये। इस वर्ष आया है आईएएस में ऐसे, तो मैंने देखा, मैंने 8 ऐसे तैयार किए थे। इंट्यूशन क्या है? हम हमेशा ट्यूशन की बात करते हैं, इंट्यूशन पे जोर ही नहीं है। तो आईएएस में 300 नंबर के निबंध में 150 नंबर का मेरा निबंध आ गया। वो कैसे आ गया? क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशनल नहीं हूं, मैं इंट्यूशनल हूं। तो हमने एल्बर्ट आइंस्टीन को उनका कोट पढ़ा, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स व्हेन यू फॉरगॉट व्हाट यू हैव बीन टॉट इन द क्लास। जो कुछ पढ़ाया जाए वो सब भूल जाओ। इस वर्कशॉप सेमिनार से जाने के बाद जो कुछ यहां बताया जाए वो सब आप भूल जाएं, उसके बाद जो बचे वो आपकी एजुकेशन है।
मैं डॉक्टर साहब मुझे सब कुछ भूल गए, पर मैं ये नहीं भूला कि डॉक्टर साहब की जो बातचीत का ढंग है, इंटोनेशन है, वो तारीफ करने लायक, और आज भी वैसा ही है 24 साल बाद। तो ब्रज की धमक है भाषा में। तो बच्चे क्या क्या नहीं भूलते, फिजिक्स भूल गए, पर डॉक्टर साहब का बतलाना हम आज नहीं भूले। ये भूलते नहीं है, वो है एक्सपीरियंस। भूलते नहीं है, वो है एक्सपेरिमेंट। भूलते नहीं है, वो है वॉकिंग स्टाइल। भूलते नहीं है, वो है टॉकिंग स्टाइल। एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट कैन लर्न वेरी वेल, बट नॉट इन द सेम वे, नॉट इन द सेम डे। तो वाई आर यू गिविंग द सेम वे ऑफ क्वेश्चन पेपर? वाई आर यू गिविंग द सेम सिलेबस? वाई आर यू गिविंग द सेम बुक्स? वाई आर यू नॉट इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक इस सूर्य भारती? इसमें देखिए वैरायटी है, जिसको जो अच्छा लगे वो अच्छा है। तो मैंने परमार जी से कहा कि आपने जो खिड़कियां बंद कर रखी हैं शिक्षा की, नीतियों की, इसके कारण से बच्चा उल्लू मियां है। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द प्रोसेस टू ट्रांसलेट द मिरर्स इनटू विंडो। मिरर्स इनटू विंडो, ये जो शीशे लगे हैं मिरर्स, इनको खोल दीजिए, उनको विंडो बना दीजिए, बाहर की हवा को अंदर आने दीजिए, अंदर की हवा को बाहर जाने दीजिए, बियॉन्ड इमेजिनेशन काम करने दीजिए, बियॉन्ड एग्जामिनेशन काम करने दीजिए। हर बच्चे का अपना एक विजन है, उसको एक्सप्लोर होने दीजिए। ये है NEP 2020। इस पर काम, और NEP तो अब आई है। डॉक्टर साहब को मैं 20 साल पहले ही बधाई दे रहा हूं। ये सब चीजें थी हैं, बस इनको कैसे पहुंचाएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि धारा के विपरीत डगर डगर सब दुनिया चलती, हम भी हड़ में राह बनाएं। मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास ना आए। धारा के विपरीत नाव से ढूंढ किनारा साथ चले हम, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम, तब बात बनेगी। ये बड़े भाई साहब बैठे हैं, इन सबके साथ सीखा है, इसलिए एक स्ट्रेस होता है कि कैसे बोला जाए, लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं है। यही सीखना कि प्रॉब्लम क्या है, अनलेस यू मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट बी ए गुड लर्नर। तो वो जो निबंध आया कि रैशनल इज रियल, रियल इज रैशनल, अब बच्चे कौन से पता करेंगे कि क्या क्या याद रहता है, तब के लिए किताबें काम आती हैं। इसलिए ये जो SBO का काम है जरूर एक आइलैंड की तरह है, लेकिन ये बहुत विस्तृत होना चाहिए। उसके लिए हम लोग आए हैं, हम सब टॉर्च बियरर हैं। दूसरी बात उसमें हमने देखी कि रैशनल इज रियल। ये जो माइक है ये रियल है, पर ये रैशनल नहीं है। कैसे प्रूव किया जाए? रैशनल तब होगा जब इस माइक की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि रियल चेयर रैशनल भी हो, उसका एंगल ठीक हो, उसका उस पर बैठते समय जेस्चर पोस्चर ठीक हो। तो जब रियल को रैशनल और स्पिरिचुअल बनाएंगे, तब हम निश्चित रूप से NEP 2020 को अपने जीवन में अपना पाएंगे। अब हमने जो पांचवी बात कही थी, आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन, दो चीजें इंटीग्रेट की हैं। अभी आपका 4 लर्निंग स्किल है। कोलैबोरेशन मैंने कर लिया थोड़ी देर, अभी और करूंगा। अभी मैं एक चौपाई बोलता हूं, आपको पूरी करनी है। इस ग्रुप को पहले, इस ग्रुप को बाद में। हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। गोस्वामी जी को हम दोष लगाते हैं, हम उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं, फिर एक नया आंदोलन चलाते हैं और बाद में पॉलिटिकल हो जाते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। करना क्या है? तो हम बोल रहे हैं, आपको पूरा करना है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। क्या बोला आप लोगों ने? अल्पकाल विद्या सब। इन्होंने बोला पाई, आपने क्या बोला? आई। आई तो NEP समझ में आई, और पाई तो मैकॉले की पढ़ाई। हमने जितनी फीस दी उतना रिपोर्ट कार्ड पाया, जितने पैसे दिए उतने की चीनी पाई, तो फिर ये नहीं हो पाई पढ़ाई। ये है मैकॉले। इसमें जो एग्जाम्पल महाराज जी ने दिया था कि अंधा कौन है? साइंस बनाती है चीजें और फिलॉसफी देती है विजन। हम कहते हैं मैकॉले है, हम हैं अंधे, मैकॉले है लंगड़ा, वो हमारे ऊपर बैठ के मोटा हो गया है।
इसलिए उसको उतार के फेंकिए। अब एनईपी ने कहा उतर, तो मैकेलो को उतार के फेंकना है ये एनईपी। तो कैसे हुआ? अब मैंने इसको चौपाई पर पिछले देखा, जब आई है तो सपने में भी आएगी, दादा दादी से भी आएगी, सूर्या फाउंडेशन से भी आएगी, एक्सपेरिमेंट से भी आएगी, म्यूजिक से भी आएगी। तो गोस्वामी जी ने लिखा है आई, और हमने उसे कर दिया पाई। इसमें किसकी आफत आई? आप लोगों की। गोस्वामी जी का कोई दोष नहीं है। आती है तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्वाभाविक रूप से आती है, वो है एनईपी। अब आई को तुम पाई बोलो, फिर गोस्वामी जी को गलत दोष लगाओ। तो गोस्वामी जी ने जब ये कहा, ये हुआ कैसे? एनईपी की चौपाइयों को कोरिलेट करिए, इसे कहते हैं आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अगली बात जो गोस्वामी जी ने कही है वो बहुत अद्भुत है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, बोलिए, विद्या विनय निपुण गुणशीला। कैसे? खेल है खेल सकल नृपलीला। कितना सुंदर कहा है। ये पांचों काम तब होंगे जब हम खेल खेल में करें, लेकिन हम खेल को कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम, वंदना को कहते हैं एक्स्ट्रा क्लास। बच्चा बोले साइलेंट, ओनली लॉजिकल। अब नहीं, लॉजिकल इलॉजिकल करने दीजिए, तभी वो रियल स्टूडेंट बनेगा। तो विद्या विनय निपुण गुणशीला, सारे गुण वो तब आए जब खेल है खेल सकल नृपलीला। थोड़ा गाइए, थोड़ा गवाइए, थोड़ा शारीरिक करवाइए, थोड़ा मुस्कराइए, थोड़ा मुस्कराने दीजिए, थोड़ा दाएं बाएं चलने दीजिए। तो एजुकेशन इज द प्रोसेस टू बी हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन हिज और हर वे। दिस इज द वे ऑफ एनईपी 2020। इसको करने के लिए अब रोड मैप सब लोग तो सड़क नहीं बना सकते हैं। द रोड ऑफ प्रोग्रेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। डॉक्टर साहब इतने दिन से काम कर रहे हैं, अभी भी वी आर इम्परफेक्ट, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं इम्परफेक्शन इज एजुकेशन एंड द सोल ऑफ द एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ सोल। शिक्षा की आत्मा, आत्मा की शिक्षा है, हम कभी नहीं मौका देते। हर बच्चे की आत्मा अलग है, कॉन्शसनेस, चेतना। अगर ये चेतना निकल जाती है तो कुछ नहीं बचता है। इसलिए हर बच्चे की चेतना को सबकी चेतना के साथ लाने का प्रयास, तब आप देखेंगे हमारी क्लास कितनी सुंदर होती है। तो गोस्वामी जी ने एक बात कही, जो आनंद, इसके बाद क्या कहते हैं, हमने इसी क्रम में मनाया, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल है खेल सकल नृपलीला। इंटीग्रेट करो फिजिकल एजुकेशन को क्लास में बैठे बैठे, इंटीग्रेट करो म्यूजिक को, इंटीग्रेट करो योग को, इंटीग्रेट करो बच्चे की टैलेंट को। अभी हम टैलेंट वाला भी प्रयोग करवा सकते हैं, अभी पता चल जाएगा 1 सेकंड में, टाइम कम है। अब मैं बोलता हूं ऐसा करें तो करना है, एक आज्ञा का पालन करना है, ऐसा करें, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। चलिए ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, हाथ नीचे करें। सभी आउट हो गए, केवल 1-2 ठीक हैं। थैंक यू, इनके लिए ताली बजाइए। मेरी एक आज्ञा थी कि ऐसा करें, आपने हाथ नीचे करें, कोई आज्ञा नहीं थी, क्यों कर लिए? मैंने तो ये कहा था कि ऐसा करें, वही करना है, लेकिन आपने केवल 2 बहनें हैं, जरा खड़ी हो जाएं वो। ये है टैलेंट, ट्रू इंडिया, ये है ट्रू एजुकेशन पॉलिसी। करना क्या है? मैंने बोला था ऐसा करें तो करना है, मैंने कहा था हाथ नीचे करें तो क्यों कर लिए? जब तक मैं ये नहीं कहता था खेल समाप्त हो गया, आप करिए। 98% यही हो रहा है स्कूलों में, इसको ही समाप्त करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम फिजिकली कहाँ रहते हैं, मेंटली कहाँ रहते हैं, ऐसी एक्टिविटी कराने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। और ऐसे 50 खेल हमने तैयार किए क्लासरूम के, 100 इनोवेशंस का अवार्ड मिला था 2015 में स्कूल एजुकेशन में, नेशनल अवार्ड। अब हम कमीशन में, मैं लोक सेवा आयोग में रहा हूं मेंबर, तो मेरे सारे प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड होते थे। ए गुड टीचर नीड्स 3 थिंग्स, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, नॉलेज एंड कमिटमेंट। अब इनमें नंबर 1 पे क्या होना चाहिए? तो क्रम बनाइए। मैंने अभी एनईपी में ही करा दिया कि एक्सेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी और इक्विटी। यही क्रम क्यों? तो मैंने टमाटर का एग्जांपल दिया है। जब पहुंचेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? जब एफोर्डेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जब ले भी लेंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? जब क्वालिटी हो जाएगी तो इक्विटी कहां से आएगी? डॉक्टर साहब घर पे टमाटर है, मेरे घर पे है ही नहीं। इक्विटी भी तो चाहिए, जुडिशियस, जस्टिफाइड। ये पांचों चीजों में क्रम है। ऐसे ही एक्सपीरियंस। अब कोलैबोरेशन पहले करो बच्चों से। जब कोलैबोरेशन होगा तो क्रिएटिविटी हो ही जाएगी। जब क्रिएटिविटी होगी तब क्रिटिकल थिंकिंग निकलेगी। एक लड़के ने कहा, गुरुजी कब तक अलग पढ़ाओगे? कि क्रोकोडाइल्स टीयर, हम पढ़ाए जा रहे हैं। कि घड़ियाली आंसू। उसने कहा, गुरुजी अब एनईपी आ गई है, अब झूठ बोलना बंद करो। मैंने कहा क्या हुआ? कि क्रोकोडाइल इज द ओनली क्रीचर इन दिस वर्ल्ड विच हैज नो टीयर ग्लैंड। जिसकी टीयर ग्लैंड नहीं होती उसके नाम से हमने आंसू वो मुहावरा बना रखा है। तो ये मुहावरा गलत है। एक मछली तालाब गंदा कर देती है, मुहावरा गलत है। बच्चे कह रहे हैं मछली तालाब शुद्ध करती है। कौन कहता है गलत करती है, गंदा करती है? तो बच्चे सोचने लग गए हैं। एक मछली कभी तालाब गंदा नहीं करती है, मछली तालाब शुद्ध करती है। इस तरीके से उन्हें जब हम सोचने के लिए एक सिचुएशन देंगे जो इन पुस्तकों में है, जब बच्चा अपने ढंग से सोचेगा, जब, इसलिए भगवान बुद्ध ने बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं। व्हाट यू फील यू रिफ्लेक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू लर्न। इमेजिनेशन इज द बेस्ट एजुकेशन। तो डॉक्टर साहब की पुस्तकें 60% इमेजिनेशन से भरी हैं। ये जो बाहर बना छप्पर है, गैया बछिया का वो घर है। गैया बछिया आती है, हमको खुशी दिलाती है, उसका करते हम पैपान, भारत माँ की हो जाएगा।